इसको देखना पड़ेगा, इसको किया जाएगा आज। है इलाज है। हम्म। हाँ चलो छोड़ो इसको, आप ये देखते हैं। हम पादप रोग, देखो ये को निकाली टॉपिक। हाँ छूट गया है। साइट्रस कैंकर रोग का नाम सुनी हो? क्या होता है बताओ? हाँ किसमें? नींबू में। अच्छा किससे होता है? हम्म। नहीं सुन पा रहे, बस फिर से बोलिए। तांबा से? तांबा की कमी से होता है। साइट्रस कैंकर वायरस से होने वाली बीमारी है। कौन से वायरस से? खाली बीमारी ले आओ, समस्या मत ले आओ। अच्छा हाँ फी दियो तो पढ़वे करोगी। चलो हेडिंग बना लो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें ज्यादा कहानी की तरह सुनते जाना है, ठीक है? आराम से सुन लो पूरा इसको। और साइंस में हम बता ही दिए हैं आप लोगों को कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत अधिक हाथ पैर इधर उधर मारिएगा मत। जितना क्लास में लिखवा देंगे बस उतना पढ़ लीजिएगा। और उतना पढ़ने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है? उससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना क्लास में लिखवा दिए वो सफिशियंट है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और मन कुदबुदाए कि थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, क्या होता है ना अंदर से कि मन कुदबुदा रहा है, मन नहीं लग रहा, और पढ़ लेते हैं। तो घटना चक्र वाली किताब में साइंस एंड टेक दिया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया हुआ है। वो साइंस टेक पढ़ लेना। ऐसे साइंस टेक हम लास्ट में आप लोगों को 8-10 क्लास साइंस टेक का करा देंगे। साइंस टेक का क्लास कराएंगे तो उसमें थोड़ा सा स्पेस पढ़ा देंगे, थोड़ा सा डिफेंस सिस्टम पढ़ा देंगे, थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी। साइंस टेक हो जाएगा, ठीक है? इस सब से क्वेश्चन बनता है, स्पेस वगैरह से क्वेश्चन, डिफेंस सिस्टम से बन जाता है। ये सब जो सैटेलाइट्स जा रहा है, ये सब का क्वेश्चन बन जाता है। हाँ करेंट से, कि सैटेलाइट में जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, सैटेलाइट्स के अंदर विमंदक वगैरह का यूज किया जाता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन, ये सब चीज़ करा देंगे। तो उतना कर लीजिएगा फिर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आइए इसको देखते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्या है। इन्वायरमेंट जो वर्ड है, वर्ड जो इन्वायरमेंट है, यह पर्यावरण किस वर्ड से बना है? तो इसका अगर संधि विच्छेद करो ना तो क्या होगा? परिजोड़ आवरण। इसका क्या मतलब होता है? परि मतलब चारों ओर, और आवरण मतलब जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। तो हम लोगों के चारों ओर जो भी चीजें पाई जा रही हैं वो किसका भाग है? पर्यावरण का भाग है। हम लोग चारों ओर से जिन पदार्थों से घिरे हुए हैं वह हमारे पर्यावरण का हिस्सा होता है। दूसरा वर्ड है पारिस्थितिकी, जिसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो ये जो इकोलॉजी वर्ड है, इस इकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था इकोलॉजी का, वो एच रेटर था। कौन था? एच रेटर। अलग अलग वैज्ञानिक आते चले गए। ओडोम को बेसिकली फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओडोम को कहा जाता है। इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म धरती पर है उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है, मतलब स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इकोलॉजी में किया जाता है। अब टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी का डिजाइन उसी के अनुरूप होगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी का डिजाइन वैसा ही होगा। अब आप देखिए जितने सारे कार्निवोरस एनिमल हैं, मांसाहारी जंतु, उनका आंख कहाँ होता है? उनके फोरहेड के नीचे। मांसाहारी जानवर कहाँ रहेगा? उसके फोरहेड के नीचे। शाकाहारी जानवर कहाँ रहेगा? किनारे रहेगा। क्यों रहेगा? मांसाहारी को कंसंट्रेशन चाहिए, शाकाहारी को क्या चाहिए? चारों तरफ से आने वाले दुश्मनों को देखेगा। समझ में आ रहा है? जो पोलर क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, ये सब, वो सबके शरीर पर क्या होता है? बड़ा बड़ा बाल होता है। वो टेम्परेचर से उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है।
ऊंट के पैर में बहुत सारा अलग बनावट रहता है, जिससे बालू पर वो आसानी से दौड़ सकता है, बाकी जानवरों की तुलना में इजीली कर सकता है। पानी नहीं मिलेगा तो कुब्बड़ में एक साथ वो लगभग 80 लीटर के आसपास पानी, 70 से 80 लीटर पानी वो अपने कुब्बड़ में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। कई दिनों तक भोजन नहीं मिलेगा तो उसका जो कुब्बड़ होता है वो फैट स्टोर करने वाला होता है। समझ में आ रहा है? उसके कुब्बड़ में बहुत सारा फैट जमा रहता है, जिससे वो भोजन का भी काम लंबे समय तक चला लेता है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, प्लांट भी कई प्रकार के, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट। क्या कहा जाता है, जेरोफाइटिक प्लांट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 67 का आया, ठीक है। जो भी प्लांट रेगिस्तान में मिलेंगे उन्हें क्या कहेंगे, जेरोफाइट। जो नमकीन मिट्टी में उगता है उसको क्या कहते हैं, हेलोफाइट, ठीक है। क्या कहते हैं, हेलोफाइट। जो छायादार जगह पर मिलते हैं उनको कहते हैं सेलियोफाइट्स, ठीक है। तो प्लांट्स अलग अलग है। अब जितना सारा जेरोफाइटिक प्लांट है जो बालू में उग रहा है उसका आप स्ट्रक्चर देखो, और अपने तरफ जो प्लांट है टेरिस्टेरियल उनका स्ट्रक्चर देखो तो अलग अलग है। जेरोफाइटिक प्लांट में क्या मिलेगा, स्पेशली कांटा वगैरह मिलेगा। पौधे बहुत लंबे हाइट के नहीं होंगे, उनकी जड़ें क्या होगी, लंबी होगी। और जो अपने तरफ पौधा उसका जड़ बहुत लंबा नहीं रहेगा। मरुस्थलीय प्लांट का जड़ क्यों लंबा रहता है, क्योंकि वहां जो पानी है वो रिश्ते रिश्ते बालू में बहुत नीचे तक चला जाता है, तो मॉइस्चर अधिक नीचे है तो उनकी जड़ लंबी है। उनको तापमान बहुत अधिक झेलना है, टेम्परेचर ज्यादा झेलना है, तो इवोपोरेशन क्या होगा, उनमें अधिक होगा, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा ना उनमें। तो ट्रांसपीरेशन से उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, कांटा उसमें होता है। क्या लीफ में होता है, क्या स्टोमाटा होता है ना। तो स्टोमाटा से उसके शरीर से अधिक पानी लॉस नहीं हो जाए, इसके लिए उसके प्लांट में क्या बन गया है, कांटा बन गया है, यानी लीफ मॉडिफाइड इनटू स्टेम। उनका जो स्टेम होता है, तना होता है, तो तना के ऊपर क्या पाया जाता है, मोम की परत, ठीक है। जो पूरा तना होता है जेरोफाइटिक प्लांट का, उस पर मोम की परत पाई जाएगी, ताकि तना के माध्यम से पानी लॉस अधिक नहीं हो, ठीक है। तो ये सब बदलाव किसके अनुरूप होता है, किसके अनुरूप होता है, इन्वायरमेंट के अनुरूप होता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध है, उन्हीं संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। समझ गए? तो यही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखते चलो, और जहां डाउट हो वो पूछते चलना। क्या? हाँ, ग्रीक वर्ड है बस। ग्रीक, ग्रीक का फ्रांस ऑप्शन था। अच्छा, तो फ्रांस टिक किए। हाँ, तो फ्रांस टिक किए ना। अच्छा, छोड़ दिया आप, संस्कृत में चल गए थे। तो थोड़ा सा मिलता जुलता संबंधित शब्द देखना चाहिए, नहीं क्या इस फ्रांस ग्रीक से उठ के संस्कृत में चल जाएगा तो काम चलेगा। चलिए देखिए, फटाफट देखते चलो। किसी जीव के चारों ओर फैली अजैव और जैव कारणों से निर्मित दुनिया जिसमें वह रहता है उसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैव और अजैव। अजैव माने एबायोटिक, जैव मतलब बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच में जो भी रहता है वह उसका पर्यावरण है। पर्यावरण को साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण भी कहा जाता है। वातावरण माने इन्वायरमेंट कहा जाता है। यह ग्रीक वर्ड किससे बना है, इन्विरियन। किससे बना है, इन्विरियन, जिसका अर्थ होता है परिवेश, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा बस वो आपको लिखवा देंगे, बाद बाकी लिखने का जरूरत नहीं है। कहिएगा तो पीडीएफ आप लोगों को चल जाएगा, लिखवा देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केवल इसका, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किसने किया था, एच रेटर ने किया था। और अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द की सर्वप्रथम क्या दी थी, परिभाषा, डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी, वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी है, ठीक है। ऑर्गेनिक सिस्टम जो भी हम लोगों के इन्वायरमेंट में है उसको कहा था उन लोगों ने इकोलॉजी होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टर्म इकोलॉजी। टर्म इकोलॉजी क्वाइंड बाय एच रेटर। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच रेटर,
इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच रेटर ने किया था, जबकि इसकी व्याख्या while the definition of ecology was given by अर्नेस्ट हैकल, जबकि इसकी व्याख्या अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। इसकी व्याख्या अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। व्याख्या किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। और सबसे पहले शब्द किसने दिया? एच रेटर ने। अब पारिस्थितिकी के अध्ययन को कितने ब्रांच में बांटा गया है? 2 ब्रांच में। पहला ब्रांच इसमें क्या है? ऑटो इकोलॉजी। पहला ब्रांच क्या है? ऑटो इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत केवल एक जीव या उसी जाति के अनेक जीव के साथ वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। समझिएगा, एक स्पेसीज होगा, ठीक है, और उस स्पेसीज का उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है उसका अध्ययन करोगे तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑटो इकोलॉजी। ठीक है। दूसरा है क्या? समुदाय पारिस्थितिकी, साइनेकोलॉजी। तो जो साइनेकोलॉजी होता है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो साइनेकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट स्पेसीज। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट स्पेसीज का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन। अब जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस हो गया, मानव हो गया, उन सबका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसके अध्ययन को करोगे तो क्या कहलाएगा? समुदाय पारिस्थितिकी। और अगर पूछा जाए कि केवल मनुष्य का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है उसका स्टडी करोगे तो क्या कहलाएगा? ऑटो इकोलॉजी। समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पॉपुलेशन के स्टडी को क्या कहेंगे तो क्या कहोगे? ऑटो इकोलॉजी। ठीक है। और पूछेगा कम्युनिटी के स्टडी को क्या कहोगे? तो साइनेकोलॉजी। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस समझ पा रहे हैं क्या? पॉपुलेशन किसे कहते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? बोलो। नंबर ऑफ सेम स्पेसीज प्रेजेंट इन एन यूनिट एरिया। एक इकाई क्षेत्र में एक जाति का जो जितना जीव है उसकी संख्या क्या कहलाएगा? जनसंख्या। और कम्युनिटी किसे कहेंगे? समुदाय। जीवित कुल जीवों की संख्या किसी इकाई क्षेत्र में क्या कहलाएगा? समुदाय। तो समुदाय का अध्ययन करोगे तो क्या कहलाएगा? साइनेकोलॉजी। और किसी फिक्स स्पेसीज का स्टडी करोगे तो क्या कहलाएगा? ऑटो इकोलॉजी। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज डिवाइडेड इन 2 ब्रांच। पारिस्थितिकी के अध्ययन को 2 भागों में, पारिस्थितिकी के अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी के अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिएगा ऑटो इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी। ऑटो इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी। डैश दे करके लिखना, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पेसीज। स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पेसीज। किसी एक प्रजाति के वातावरण के साथ, किसी एक प्रजाति के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। किसी एक प्रजाति के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन हो गया। दूसरा लिखिएगा साइनेकोलॉजी। साइनेकोलॉजी, इसमें डैश दे करके लिखिएगा स्टडी ऑफ अ कम्युनिटी, स्टडी ऑफ अ कम्युनिटी एंड देयर इन्वायरमेंट, एंड देयर इन्वायरमेंट। किसी समुदाय के वातावरण के साथ, किसी समुदाय के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। किसी समुदाय के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो स्पेसीज और कम्युनिटी में डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये हमने आपको बता ही दिया, कोई दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। स्पेसीज किसे कहा जाएगा, तो स्पेसीज मतलब कोई एक प्रजाति जो किसी इकाई क्षेत्र में रह रही है। इसके पहले से आप परिचित हो दो वर्ड से, जीनस से भी परिचित हो और स्पेसीज से भी परिचित हो, ठीक है। जीनस किसे कहा जाता है, तो जीनस का मतलब होता है वंश का नाम, और स्पेसीज का मतलब क्या होता है, जाति का नाम, ठीक है। स्पेसीज माने जाति का नाम। जैसे अगर हम लिख रहे हैं एक नाम इक्वस कैबेलस, क्या लिखा, इक्वस कैबेलस, तो क्या कहोगे कि सर इक्वस क्या है, जीनस नेम है, और कैबेलस क्या है, स्पेसीज नेम है। माने घोड़ा का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम इक्वस कैबेलस, ठीक है। तो इक्वस क्या है, उसके जीनस का नेम है, स्पेसीज नेम इसका क्या हो गया, कैबेलस हो गया। तो जाति समझ गए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज नेम एक ही होगा। जैसे अगर 3 नाम मैं लिखूं, एगो लिख रहे हैं हम मान लो पैंथरा लियो, दूसरा है पैंथरा टिग्रिस, तीसरा है पैंथरा पारडस, ठीक है। पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पारडस, तो तीनों का जीनस नेम क्या है, सेम है, पैंथरा पैंथरा पैंथरा, और तीनों का स्पेसीज नेम क्या होगा, अलग होगा। तो याद रखना है, दो अलग अलग जीवों का स्पेसीज नेम कभी सेम रह ही नहीं सकता है। जीनस नेम सेम हो सकता है, स्पेसीज नेम कभी सेम नहीं होगा। ये किसका नाम है, शेर का, ये किसका नाम है, बाघ का, और ये किसका नाम है, तेंदुए का। समझ में आया, तो वही लिखा हुआ है, स्पेसीज समझ गया। और कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, किसी इकाई क्षेत्र में जीवित जितने जीव रह रहे हैं, अभी सब जहां पर रह रहा है वो क्या बन गया, कम्युनिटी बन गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। आगे लिखा हुआ है अनुकूलन, एडॉप्टेशन। तो देखो अनुकूलन जो होता है ना, ये बहुत शानदार चीज है, इसके बिना सरवाइव करना क्या है, मुश्किल है। तो जितने सारे धरती पर जीव हैं, सबके पास एक अलग विशेष गुण पाया जाता है कि वो किसी भी हैबिटाट में अपने आप को रहने लायक क्या कर लेंगे, बना लेंगे, और अपने आप को जहां वो रहने लायक बना रहे हैं उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, अनुकूलन, एडॉप्टेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे अभी इस साल गर्मी में 52 डिग्री तक तापमान था, कुछ लोग कह रहे थे कि तापमान और बढ़ जाएगा तो इंसान मर जाएगा। मरेगा नहीं, वो अपने आप को इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या कर लेगा, अनुकूल करते चला जाएगा। इन्वायरमेंट का जो भी बदलाव हो उसके अनुसार वो अपने आप को रहने के लिए क्या करेगा, योग्य बनाने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि कुछ मरे, लेकिन पूरी प्रजाति उसके चलते खत्म हो जाए संभव नहीं है। समझ में आ रहा है। तो एडॉप्टेशन क्या है, तो जीवों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण जो उन्हें वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करता है, अनुकूलन कहलाता है। एग्जाम्पल में ऊंट एक गाय की अपेक्षा मरुस्थल में रहने हेतु ज्यादा अनुकूलित है। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी अनुकूलन, परमानेंट एडॉप्टेशन, और दूसरा होता है टेम्पोररी एडॉप्टेशन, अस्थायी अनुकूलन। परमानेंट किसे कहोगे, तो हम लोगों का तेज प्रकाश में आंख की पुतली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आप सोए हुए हैं अंधेरे में, अचानक से लाइट ऑन करे तो आंख खुला थोड़ी रहेगा, आंख ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, अस्थायी अनुकूलन का। किसका है, अस्थायी अनुकूलन का। जबकि पक्षियों का जो अग्रपाद होता है, जो बर्ड्स हैं उनका फोरलिम्स जो होता है वो मॉडिफाई होकर के किसमें बदल जाता है, पंख में, विंग्स में। वो क्या है, परमानेंट एडॉप्टेशन है। बात आई समझ में। कैक्टस में स्पाइन के जगह, लीफ के जगह क्या हो जाता है, स्पाइन, वो क्या है, परमानेंट एडॉप्टेशन है, ठीक है। साइबेरियन बर्ड हर साल साइबेरिया से कहां आती है, भारत आती है। किस मौसम में आती है, ठंड के दिनों में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि साइबेरिया में बहुत अधिक ठंडा पड़ता है, इसलिए वहां से कहां चली आती है, भारत में। क्यों आ जाती है, अस्थायी अनुकूलन है। हाँ, पोलर बियर्स का हाइबरनेशन, ये सब क्या है, अस्थायी अनुकूलन है, ठीक है। तो अस्थायी का मतलब उसका बॉडी डिजाइन चेंज हो गया तो मामला खत्म, अब नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं उसमें होगा। और अस्थायी का मतलब ठीक हो जाएगा। तो वही लिख रहा है, तेज प्रकाश में हमारी आंखों की पुतली संकुचित हो जाती है, यह अस्थायी अनुकूलन है। पक्षियों के अग्रपाद, फोर लिम्स, पंखों में रूपांतरित होना अस्थायी अनुकूलन है। वैसा पौधा जो जलीय क्षेत्र में मिलता है उसको क्या कहा जाता है, जलोदभिद या फिर हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। वे पौधा जो शुष्क वातावरण में, मतलब ड्राई इन्वायरमेंट में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जेरोफाइट्स। ये देखिएगा बीपीएससी 67 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उनको मरुदभिद या जेरोफाइट्स कहेंगे।
आगे लिखा हुआ वैसा पौधा न तो अधिक जल में न ही अधिक शुष्क वातावरण में उगता है, उसे समुद्रभिद या फिर मेजोफाइट्स कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा लिख लेना, डैश दे दे करके लिखना। एक्वेटिक प्लांट लिखिएगा, जलीय पौधा, जलीय पौधा डैश दे करके हिंदी वाले लोग दोनों लिख लेना, जलोदभिद हाइड्रोफाइट्स, जलोदभिद और हाइड्रोफाइट्स। दूसरा लिखिएगा मरुस्थलीय पौधा, मरुस्थलीय पौधा मतलब डेजर्ट प्लांट, डैश दे करके लिखिएगा मरुदभिद जेरोफाइट्स, मरुदभिद जेरोफाइट्स। अगला लिखिएगा नाइदर ड्राई नॉर एक्वेटिक, माने ज्यादा जल में भी, न तो अधिक जल न ही अधिक शुष्क, न ही अधिक जल न ही अधिक शुष्क। डैश देकर के उसमें लिखिएगा समुद्रभिद मेजोफाइट्स, समुद्रभिद, समुद्रभिद मेजोफाइट्स, यहां लिखा हुआ है मेजोफाइट्स, समुद्रभिद मेजोफाइट्स, मेजोफाइट्स हो गया। उसके बाद देखो दो प्लांट का और नाम है। अगर पूछा जाए कि वैसे पौधे, मेजोफाइट्स मतलब छायातापी, मतलब जो उसके नीचे होता है ना, जो चट्टान उट्टान के नीचे उग रहा है, बीच में उग रहा है, उसको भी कहा जाता है। एक और लिख लेना, सूर्य के प्रकाश में वृद्धि करने वाला, सूर्य के प्रकाश में वृद्धि करने वाला, ग्रोइंग इन हाई टेम्परेचर, ग्रोइंग इन हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान में ग्रो करने वाला। डैश दे करके लिखना हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, हिंदी वाले लोग लिखना सूर्यतापी हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स। अगला पॉइंट लिखिएगा छायादार जगह में वृद्धि करने वाला, ठीक है, छायादार स्थान में वृद्धि करने वाला, ठीक है, छायादार स्थान में वृद्धि करने वाला, ठीक है, मतलब जो पठार होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसके नीचे ग्रो करने वाला, छायादार स्थान पर वृद्धि करने वाला, छायातापी स्कियोफाइट्स, छायातापी स्कियोफाइट्स। क्या? नहीं नहीं, वही लिख रहा है सूर्यतापी, अधिक, दो बार एक ही चीज को लिख दिया, एक ही पॉइंट रिपीट कर दिया। चलो हो गया। अब इसको देखिए, आगे लिखा हुआ है जो ज्यादा टेम्परेचर में लिखेगा उसको मेगाथर्म्स प्लांट भी कह सकते हैं, जो कम तापमान में उगेगा उसको माइक्रोथर्म्स भी कह सकते हो। देखो अगला पॉइंट है, रेगिस्तान और शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधों में निम्न अनुकूलन पाया जाता है। पहला लिखने का जरूरत नहीं है, जो भी रेगिस्तान में, यानी जीरोफाइट प्लांट का गुण क्या है, उनकी जड़ लंबी होगी, मोटी होगी, मिट्टी के नीचे अधिक गहराई तक जाती है। दूसरा है, इसके तना में पानी स्टोर करने के लिए मांसल और मोटे होते हैं, मतलब इनका स्टेम जो होता है वो मोटा होगा ताकि उसमें पानी स्टोर हो सके। तीसरा पॉइंट है, उनका लीफ कैसा होगा, छोटा होगा। सल्क मतलब स्केलस होगा, उस पर स्केल बने होंगे, कांटों में रूपांतरित हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कम से कम जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो, ठीक है। तो पत्ता में ये सब होगा ताकि पानी लॉस वो कम करे। इसके पत्तों में जो रंध्र है स्टोमाटा, वो कैसा होगा, धंसा हुआ, यानी स्टोमाटा खुलेगा नहीं, खुल जाएगा तो पानी लॉस होगा। तो स्टोमाटा कैसा है, धंसा हुआ है। नागफनी, यूफोर्बिया, आर्जेमोन, एकेसिया, ये सब प्रमुख मरुस्थलीय पौधे हैं, जेरोफाइटिक प्लांट है। आगे है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? तो देखो इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम एक स्वपोषित संरचना है। स्वपोषित मतलब अपना नरिशमेंट वो खुद करेगा, ठीक है, सेल्फ नरिशमेंट करेगा। तो पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचना और कार्यात्मक इकाई है जो ऊर्जा के रूप में पूर्ण रूप से, मौर्य लिख दिया है, सौर्य
ऊर्जा के रूप से किस पर निर्भर है? सौर्य ऊर्जा पर निर्भर है। मतलब हम लोगों का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, अब इकोसिस्टम में क्या क्या है? तो इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं सर प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। इकोसिस्टम में क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों है ना। अब हम लोग सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है क्या भोजन के लिए? किस पर निर्भर है? पौधों पर। पौधा किस पर है? केंद्र में जाओगे तो क्या मिलेगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य अगर खत्म हो जाए तो प्रोड्यूसर खत्म, प्रोड्यूसर खत्म तो कंज्यूमर खत्म, कंज्यूमर खत्म तो डिकम्पोजर तक खत्म। मतलब पूरा का पूरा अगर इकोसिस्टम आप देखो तो सब किस पर निर्भर कर रहा है? सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। यानी सूर्य को क्या कह सकते हो? वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कहेंगे? वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। जीवनी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य खत्म तो धरती खत्म हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऑर्थर जॉर्ज टैंसले ने किया था। टर्म इकोसिस्टम सबसे पहले किसने यूज किया? टैंसले ने किया था। इस पॉइंट को लिखो, इकोसिस्टम, टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय टैंसले। टैंसले, हिंदी वाले लोग लिख लो, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टैंसले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टैंसले ने किया था। ठीक है, टर्म इकोसिस्टम सबसे पहले किसने यूज किया? टैंसले ने किया। अब इस पहले डायग्राम को समझ लो। इकोसिस्टम को इसमें दिखाया गया है कि कितना इकोसिस्टम है। तो सबसे पहले क्या लिख रहा है? सबसे पहले क्या लिख रहा है बताओ? इकोसिस्टम, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है पारितंत्र। क्या कहेंगे? पारितंत्र। इकोसिस्टम कितने भागों में बांटा? दो भागों में। नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, दूसरा क्या करा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा कृत्रिम पारितंत्र। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या क्या है? टेरिस्टेरियल और एक्वेटिक, यही ना दो हो सकता है, स्थलीय और जलीय। टेरिस्टेरियल का मतलब क्या हो जाएगा? स्थलीय पारितंत्र हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्वेटिक यानी जलीय पारितंत्र। टेरिस्टेरियल को क्लासिफाई करा है कितने ग्रुप में? तीन। ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान, डेजर्ट मरुस्थल, और तीसरा क्या है? फॉरेस्ट, वन या जंगल। एक्वेटिक को दो भागों में, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर कितने तरह में? लैंटिक और लोन्टिक। लैंटिक मतलब रुका हुआ पानी, जैसे तालाब का, कुआं का, उसको क्या कहोगे? लैंटिक या स्टैंगमेंट। दूसरा क्या है? मेरीन है, तो मेरीन दो भागों में बांट सकते हैं, सी और ओशियन, माने समुद्र का पानी और किसका पानी? महासागर का। तो इसमें भी दो तरीके का हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है? लॉन्टिक में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सी और ओशियन अलग है। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा? फील्ड, गार्डन, पार्क, एक्वेरियम, और क्या हो सकता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और क्या हो जाएगा? बोलो। बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल पार्क होगा। जूलॉजिकल पार्क। ये तीनों का तीनों किस में आ जाएगा? आर्टिफिशियल में आ जाएगा, कृत्रिम में आ जाएगा। तो जिसे हम लोगों ने बनाया वो आर्टिफिशियल है, जिसे नेचर ने बनाया नेचुरल है। बना लीजिए इसको।
फ्रेश वाटर में। अमीबा किस में मिलेगा? फ्रेश वाटर में। चलो हो गया। नहीं, जो चलता जा रहा है वो मरीन है। जैसे नदी का पानी भी फ्रेश वाटर है लेकिन चलता हुआ है, ठीक है। समुद्र, हाँ, जिसमें नमक है पानी में, खारा पानी। उसका बॉडी वैसा डिजाइन नहीं है कि खारा पानी में रह सकता है। चलो आगे बढ़ो। आगे है पारिस्थितिक तंत्र में कितने घटक होते हैं? तो दो मुख्य घटक पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? अजैव घटक। अजैव को क्या कहेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इसी को निर्जीव घटक भी कहा जाता है। और दूसरा क्या है? जैवीय घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को क्या कहेंगे? जैवीय घटक या सजीव घटक, ठीक है। आगे है इसमें पारिस्थितिक तंत्र के अजैव अवयव के 3 वर्ग हैं, भौतिक, पोषक और जलवायु। यानी फिजिकल इन्वायरमेंट यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो अजैव है, ये बायोटिक इकोसिस्टम है, उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट आता है, पोषण आता है मतलब जिससे वो प्राप्त कर रहा है अपना नरिशमेंट, और तीसरा क्या होता है? क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो तापमान है, टेम्परेचर, वो क्या है? भौतिक वातावरण है, पोषण है या फिर जलवायु है? तो किसमें रखेंगे उसको? जलवायु में रखेंगे, क्लाइमेट में रखेंगे। समझ में आया? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को 3 भागों में बांटा, एबायोटिक इकोसिस्टम को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। भौतिक में क्या किया जाएगा? मिट्टी, पानी और वायु। पोषक में क्या जाएगा? जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पदार्थ हैं। जलवायु में क्या जाएगा? सूर्य का प्रकाश, तापमान, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब क्या है? जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक पॉइंट लिखिएगा, द टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर, द टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर। पारितंत्र के 2 घटक निम्न हैं। पारितंत्र के 2 घटक निम्न हैं। पहला बायोटिक, पहला लिखिएगा बायोटिक कंपोनेंट। पहला बायोटिक कंपोनेंट जैव घटक, जैव घटक। और दूसरा लिखिएगा एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट अजैव घटक, एबायोटिक कंपोनेंट अजैव घटक। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एबायोटिक कंपोनेंट इज क्लासिफाइड इन, अजैव घटक को निम्न वर्गों में बांटा गया है। अजैव घटक को निम्न वर्गों में बांटा गया है, निम्न वर्गों में बांटा गया है। अजैव घटक को निम्न वर्गों में बांटा, अजैव घटक को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला लिखिएगा फिजिकल इन्वायरमेंट, पहला लिखिएगा फिजिकल इन्वायरमेंट भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट भौतिक वातावरण। हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इसमें डैश दे करके डायरेक्ट लिख लो, मिट्टी, जल, वायु। मिट्टी, जल, वायु, सॉइल, वाटर, एयर। दूसरा लिखिएगा न्यूट्रिएंट्स, पोषण। दूसरा लिखिएगा न्यूट्रिएंट्स, पोषण, न्यूट्रिएंट्स, पोषण। हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। और तीसरा लिखिएगा क्लाइमेट, जलवायु। तीसरा क्लाइमेट, जलवायु। इसमें लिख लीजिएगा सूर्य की रोशनी, सनलाइट, कॉमा, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एक्सेट्रा। हो गया।
चलो नेक्स्ट देखो, पारिस्थितिक तंत्र में जैव अवयव को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, किसका बात कर रहा है? जैव का। तो पहले ऐसे समझते हैं कि अगर बायोटिक इकोसिस्टम को हम लोगों को बांटना हो, बायोटिक इकोसिस्टम, तो बायोटिक इकोसिस्टम को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला इसमें क्या आएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उत्पादक। अभी लिखिएगा, समझ लो। दूसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या कहोगे? उपभोक्ता। और तीसरा क्या है? डिकम्पोजर। इसको क्या कहोगे? अपघटक। ठीक है, कंज्यूमर को भी बांट सकते हैं हम लोग 3 वर्ग में। प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता या टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, ये बन गया आपका क्या? बायोटिक इकोसिस्टम। जैव घटक इसको कहेंगे। अब जैव घटक कैसे काम करता है वो देखना। इसमें पहला देखो क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब अगर पूछा जाए कि प्रोड्यूसर, इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। पूछे अगर आपसे कि प्रोड्यूसर में क्या आएगा, तो क्या कहोगे? प्रोड्यूसर में आएगा ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर में केवल कौन आएगा? हरे पौधे। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये उत्पादक की श्रेणी में है। और ये उत्पादक किस पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए? सनलाइट पर, सूर्य के प्रकाश पर ये निर्भर करते हैं। इसी पर एक थ्योरी आता है जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। नाम था उनका लैंडमैन। क्या नाम था? लैंडमैन या लिंडमैन। का लिंडमैन होता है ना, हाँ, LINDMAN, लिंडमैन। इनका क्या थ्योरी था? इनका थ्योरी को कहा जाता है 10% एनर्जी फ्लो थियरी। ठीक है, ऊर्जा के 10% प्रवाह का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, ऊर्जा के 10% प्रवाह का सिद्धांत। ये थ्योरी क्या कहता है समझना। प्लांट जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, वो सूर्य से कितना ऊर्जा लेता है? 100%। सूर्य से कितना ऊर्जा लिया? 100%। और उस 100% ऊर्जा का अपने में कंज्यूम कितना करेगा? 10%। और बचा हुआ 90% ऊर्जा जो होगा वो कॉस्मस में क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। इस प्रोड्यूसर को खाने वाला जो जीव है उसे क्या कहोगे? कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर कहोगे? प्राइमरी कंज्यूमर। तो क्या कह सकते हो कि जितने सारे धरती पर शाकाहारी जीव हैं वे सब के सब शाकाहारी जीव किसमें आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में। ऑल हर्बीवोरस एनिमल्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। तो बकरी ने मान लो खाया प्लांट को, तो बकरी 100% किसका एनर्जी ली? प्लांट का। और उसका अपने बॉडी के नरिशमेंट में कितना यूज करेगी? 10%। और 90% एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। यानी 90% एनर्जी जो होगा वो मुक्त हो जाएगा इन्वायरमेंट में, एक्सक्रीशन के माध्यम से। समझ में आया? अब उस बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो शेर पूरा 100% बकरी का एनर्जी लेगा और उससे शेर के बॉडी डेवलपमेंट में, उसके नरिशमेंट में 10% लगेगा, बाकी 90% क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। तो 10-10% एनर्जी ही हर एक ट्रॉपिक लेवल पर आगे बढ़ता है। ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर कितना एनर्जी आगे बढ़ेगा? 10%। ये किसने बताया था? लिंडमैन ने बताया था। क्लियर है? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहोगे? जो प्रोड्यूसर को भी खाए और प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाए, उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। समझ में आ रहा है? तो द्वितीयक उपभोक्ता ऐसा नहीं है कि केवल मांसाहारी है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्वाहारी। ठीक है, ये क्या खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाएगा और किसे खाएगा? प्रोड्यूसर को भी खाएगा। हम अगर पूछे कि हिरण किस में आएगा तो क्या कहोगे? प्राइमरी में। बकरी, गाय, हाथी, जिराफ, डायनासोर। हाँ बोलो, तो किस में आ रहा था वो? शाकाहारी थोड़े था वो। हाँ, गेंडा, राइनासोरस, हाँ प्राइमरी है।
हाँ शाकाहारी है, उतना मजबूत जानवर शाकाहारी है। आई गेंडा सब ये कमजोर गेंडा है, ये सब खाता है तब वो कमजोर है। हाँ इसीलिए नहीं खाना ना चाहिए। क्या गेंडा जैसा मजबूत बनना है तो क्या खाओ, हर्ब्स खाओ, शाकाहारी चीज खाओ, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, लेकिन देह में एनर्जी नहीं है तो क्या है, बेस्ट है। क्या जी? हाँ तो इसीलिए छोड़ ही दो कंप्लीट, तब तो गर्व से कहोगे ना कि शाकाहारी हूँ। और साल में एक दिन खा रहे हो, जात नाश के रखे हो वो कैसे डायलॉग था कहता था सब, कुछ था एक इसी तरीके का, जात भी नसवाएं भात भी नहीं खाएं। साल में एक बार खाएं तो क्या खाना हो, खाओ तो डेली खाओ तो कहोगे कि मांसाहारी जंतु हैं हम, ठीक है, मांसाहारी जानवर है। और साल में एक बार खा रहे हो, मांसाहारी का ठप्पा लेके घूम रहे हो, तो बोझ लेके क्यों घूमना। समझ गए? कई लोग तर्क देता है प्रोटीन अधिक है मांस में इसलिए मांस खाते हैं, उससे कई गुना अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, हर बीज, सोयाबीन हो गया, सफेद वाला जो सोयाबीन होता है उसमें उस 10 दाना से ज्यादा आपका बॉडी पचा नहीं पाएगा। सोयाबीन का जो 10 दाना होता है ना, उससे ज्यादा आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा। 20 को खा लोगे, 25 को खा लोगे, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी में 10 दाना से ज्यादा उसका प्रोटीन बॉडी रख ही नहीं पाएगा, इतना हाईली प्रोटीन होता है। उससे अधिक प्रोटीन आपका राजमा में बहुत सारा प्रोटीन है, और भी आपका प्रोटीन देखना है, मूंग में, हरा मूंग में प्रोटीन है, मुर्गा मुर्गी से कई गुना अधिक प्रोटीन है। समझ में आ रहा है? हाँ तो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी प्रोटीन का जो बहाना देता है वो झूठ बोलता है, उससे अधिक प्रोटीन वाला चीज है। हैं? हाँ वो ओरिजिनल बात यही है अच्छा एक बात बताओ, मुर्गा में अगर टेस्ट है तो कच्चा खा के दिखाओ, टेस्ट किसके भीतर है, मसाले के भीतर है। मुर्गा में टेस्ट है? बोलो, कौन बोला टेस्ट हो रहा है? खड़ा हो ना जी, कहाँ बैठा हुआ है? मुर्गा में ज्यादा टेस्ट है कि राजमा मूंग में ज्यादा टेस्ट है? मूंग को कच्चा खा सकते हो, मुर्गा को कच्चा खा सकते हो, टेस्ट किसमें है? अब बोलेगा नहीं टेस्ट मुर्गा में नहीं है, किसमें है? हाँ तो नहीं खाना चाहिए। मजबूत रहना है तो प्राइमरी कंज्यूमर रहो। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ जाएगा? सर्वाहारी, ओमनीवोरस, ठीक है। तो ओमनीवोरस में क्या क्या आ जाएगा? ओमनीवोरस में एक एग्जांपल हो जाएगा कुत्ता बिल्ली सब, कुत्ता बिल्ली, और क्या होगा, सियार वगैरह होगा ना। हाँ हाँ हम ही लोग इसमें हैं मानव इत्यादि। मानव सेकेंडरी में आता है, प्राइमरी में भी कई जगह लिखता है, याद रखिएगा। मानव में कंफ्यूजन है, बीपीएससी 2 बार 2 आंसर माना है, एक बार प्राइमरी कंज्यूमर माना, एक बार सेकेंडरी कंज्यूमर माना। हम लोग का कोई ठीक नहीं है, कब कौन पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे मानिएगा आप सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, ठीक है। टर्सियरी कौन होगा? हायर कार्निवोरस, उच्च मांसाहारी, उच्च मांसाहारी। हायर कार्निवोरस को क्या कहेंगे? टर्सियरी। तो टर्सियरी में कौन आएगा? शेर, बाघ, चीता, मतलब जो केवल मीट खाए वो किस में आएगा? टर्सियरी में आएगा। बात आया समझ में? ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अपघटक। तो अपघटक का एग्जाम्पल अगर पूछे तो क्या क्या कह सकते हैं? मिथेनोजेन, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, और क्या आएगा? कुछ कवक भी आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, ठीक है। अपघटक जीवाणु, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, अपघटक जीवाणु, डिकम्पोजर बैक्टीरिया इत्यादि, ये सब क्या है? अपघटक है, डिकम्पोजर में आएगा। नहीं, चील एस्केवेंजर है, अपघटक नहीं है। एस्केवेंजर अलग होता है, हाँ हाँ, भल्चर गिद्ध हो गया, चील हो गया, वो सब अलग है, वो एस्केवेंजर उसको बोला जाता है।
चलो ठीक है, इसको एक बार पढ़ देते हैं, फटाफट देख लीजिए, ऐसे तो ये सब हो ही गया। देखिए उत्पादक में क्या लिखा हुआ है, वे सजीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे, शैवाल, शैवाल का मतलब एल्गी, कल हम लोग चर्चा किए थे ना, कौन सा एल्गी बोलो, फियोफाइसिस में आएगा, रहोडोफाइसी आएगा, केवल कौन आएगा, क्लोरोफाइसी, कौन आएगा, क्लोरोफाइसी, जैसे क्लोरेला, क्लोरेला हरा शैवाल होता है, वो सब आ जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से हरे पौधे और शैवाल ये दोनों अपना भोजन तैयार करते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर होगा वो ऑटोट्रॉप्स होगा, ठीक है, प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉप्स। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सभी हरे पौधे शैवाल आते हैं, उत्पादक स्वपोषी होते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक निम्न कार्य को पूरा करते हैं। क्या क्या काम करता है उत्पादक, ये पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में रहने वाले जीवों को, जीवों के आहार होगा यहां पर, आहार का निर्धारण करते हैं, माने उनके लिए भोजन का निर्धारण करते हैं। ये सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत बनाते हैं, ग्रहण करने में समर्थ बनाते हैं। मतलब सूर्य की ऊर्जा को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, उत्पादक, और फिर उस ऊर्जा को अगले को बांट देता है। तो ये काम कौन करता है, उत्पादक करता है। ये मिट्टी में उपस्थित एलिमेंट्स, तत्वों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब हम लोगों के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसको मेंटेन कौन करता है, कौन करता है, प्रोड्यूसर, कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं, उत्पादक करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद है ना, 6CO2 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करना तो इसको भी बैलेंस कर रहा है, और ऑक्सीजन इमिट हो रहा है, इसको भी बैलेंस करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के संतुलन को बनाने का काम उत्पादक करता है, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। आगे है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में कौन आएगा, सभी जंतु जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर पर निर्भर रहेगा उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर। कंज्यूमर का पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये क्या होगा, ये उत्पादक को या हरे पौधे को खाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, इसमें सभी कौन आएगा, शाकाहारी जीव आ जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, इस देखो बोले थे ना मनुष्य को प्राथमिक में भी कई जगह रख देता है। तो मनुष्य और तिलचट्टा सर्वभक्षी हैं, परंतु ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत भी आते हैं। माने दोनों माना है आयोग आपका, प्राथमिक भी माना है और द्वितीयक भी माना है, इसलिए मनुष्य वाला याद रखिएगा वो अलग से। द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। एग्जाम्पल में मेढक हो गया, गीदड़ हो गया, लोमड़ी इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा, जो किसे खाएगा, शाकाहारी को और मांसाहारी जानवरों को खाएगा। समझ में आया, मतलब केवल किस पर डिपेंड रहेगा ये भोजन के लिए, मीट पर, मांस पर निर्भर करेगा। बाघ, शेर, गिद्ध ये सब तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। तृतीयक उपभोक्ता सर्वोच्च उपभोक्ता यानी टॉप कंज्यूमर भी कहलाता है, क्योंकि इन्हें कोई अन्य जीव नहीं खाता। शेर मरा रहेगा तो दूसरा कोई जाके खाएगा, कौन खा जाता है उसको, गिद्ध सब खा जाता है। दुनिया में इकलौता ऐसा प्रजाति है, समझ गए, किसका, गिद्ध नहीं, उसको क्या कहा जाता है, लकड़बग्घा का प्रजाति, उसको कोई खाता नहीं है। और सबसे ज्यादा सूंघने का क्षमता उसका रहता है, लगभग 10 किलोमीटर तक वो क्या कर लेता है, सूंघ लेता है। हाँ, 9 से 10 किलोमीटर उसका घ्राण शक्ति रहता है, सूंघने का क्षमता रहता है। इकलौता प्रजाति है जिसको आज तक गुलाम नहीं बनाया गया है। शेर और को तो गुलाम बना लेते हैं ना, लकड़बग्घा को कोई गुलाम बनाता है, बना लेगा जिसको, जो उसको पाला है ना उसको मोह नहीं रहता, जब मौका मिलेगा मार फाड़ के उसको खा जाएगा। तो बहुत खतरा, इसमें यूनिटी बहुत अधिक रहता है, समझ रहे, सबसे अधिक यूनिटी जो रहता है लकड़बग्घा सब में रहता है। ये सब किस में आ जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अपघटन समझ ही गए, अपघटन में बताने की जरूरत है ही नहीं, जो इनऑर्गेनिक को किस में बदल देगा, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा, वो डिकम्पोजर है। कल इसको खत्म कर देंगे, फूड चेन टॉपिक लेवल सब कल हो जाएगा।